सभी को नमस्कार। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए सामान्य निर्वाचन के कार्यक्रम की आज सुबह घोषणा की गई है और इसी के साथ निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संपूर्ण प्रदेश में अब आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। राज्य में जो कुल 90 सीटें हैं उनमें से 51 सीटें अनारक्षित हैं, 29 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु एवं 10 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है और राज्य में निर्वाचन संपन्न कराए जाने हेतु 90 रिटर्निंग अधिकारियों और 208 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है और उन्हें प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार प्रदेश में जो विधानसभा निर्वाचन है वो 2 चरणों में संपादित होंगे। जो प्रथम चरण है वो कुल 20 विधानसभा क्षेत्रों के लिए विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 71 से 90 के 5303 मतदान केंद्रों में मतदान संपन्न होगा और इसका जो कार्यक्रम है वो ऐसा रहेगा कि अधिसूचना का प्रकाशन 13 अक्टूबर को होगा और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर, नामांकन पत्रों की समीक्षा 21 अक्टूबर को होगी, नाम वापसी की स्थिति 23 अक्टूबर तक और मतदान की तिथि जो है वो 7 नवंबर, मतगणना की तिथि 3 दिसंबर और तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन संपादित होंगे वो 5 दिसंबर। द्वितीय चरण के जो विधानसभा क्षेत्र है वो 70 रहेंगे और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से 70 तक 18,806 मतदान केंद्रों में मतदान संपन्न होगा। इसमें अधिसूचना के प्रकाशन की जो तिथि है वो 21 अक्टूबर होगी, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, नामांकन पत्रों की समीक्षा 31 अक्टूबर को होगी और नाम वापसी 2 नवंबर तक होगी। मतदान की तिथि जो है 17 नवंबर, मतगणना की तिथि 3 दिसंबर और तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन संपादित होगा वो है 5 दिसंबर 2023। आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्रों में मतदाताओं को एपिक कार्ड के साथ साथ 12 अन्य तरह के पहचान पत्रों के आधार पर भी मतदान कराया जाएगा, जिसमें कि आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड और बैंक का फ़ोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय का जो हेल्थ स्मार्ट कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आरजीआई के द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फ़ोटो युक्त पेंशन दस्तावेज़ और केंद्र राज्य सरकार पीएसयूज़ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ के लिए जो फ़ोटो युक्त सर्विस आइडेंटिटी कार्ड्स जारी होते हैं वो एमपी एमएलए एमएलसीज़ को जारी किए गए ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड्स और यूडीआईडी कार्ड मान्य रहेंगे। निर्वाचक नामावली के संदर्भ में आप सभी जानते हैं कि 4 अक्टूबर को अंतिम प्रकाशन किया गया है और अंतिम प्रकाशन की तिथि में राज्य के कुल मतदाता 2,03,60,240 है, जिनमें से 1,01,20,830 पुरुष एवं 1,02,39,410 महिला मतदाता पंजीकृत हैं। प्रदेश में सेवा मतदाताओं की संख्या 19,839 है। इस प्रकार सेवा निर्वाचकों को मिलाकर प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 2,03,80,079 है। राज्य का ईपी रेशियो 67% है और जेंडर रेशियो वर्तमान में 1012 है, यानी 1000 पुरुषों पे 1012 महिला मतदाता दर्ज हैं। विधानसभा 18 के दौरान जो है कुल मतदाताओं की संख्या 1,85,00,000 थी और आज जो है 9.5% जो है पिछले सामान्य चुनाव से ये संख्या बढ़ गई है। चिन्हांकित दिव्यांग मतदाताओं की संख्या राज्य में 1,60,955 है और प्रदेश में तृतीय लिंग के 790 मतदाता पंजीकृत है और कुल 17 प्रवासी भारतीय भी मतदाता पंजीकृत है और 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाता 7,23,771 है। 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 1,86,215 और 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले
मतदाताओं की संख्या 2462 है। राज्य में 24,109 मतदान केंद्र है और 20,920 मतदान केंद्र लोकेशंस है। इन 20,000 मतदान केंद्र लोकेशंस में लगभग 17,000 जो है ग्रामीण है और 3,000 शहरी है। और सभी मतदान केंद्रों में जो सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं हैं, जैसे कि रैंप है, पेयजल है, विद्युत है, शौचालय है, इनकी व्यवस्था कर ली गई है। आयोग के निर्देशानुसार हर मतदान केंद्र में जो है वोटर असिस्टेंस बूथ की सुविधा रहेगी और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए जो है कम से कम 5 आदर्श मतदान केंद्रों की स्थापना पूरे राज्य में होगी। 10 संगवारी मतदान केंद्र प्रति विधानसभा और जो कि पूर्णतः महिला मतदान दल द्वारा संचालित होंगे और प्रति विधानसभा एक दिव्यांग संचालित मतदान केंद्र और एक युवा संचालित पूर्णतः मतदान केंद्र प्रति विधानसभा रहेगा। इस तरह से कुल राज्य भर में 900 संगवारी मतदान केंद्र, 450 आदर्श मतदान केंद्र, 90 दिव्यांगजनों द्वारा संचालित मतदान केंद्र और 90 पूर्णतः यूथ संचालित मतदान केंद्र रहेंगे। सभी मतदान केंद्रों में बुजुर्गजनों और दिव्यांगों के सहयोग के लिए मतदाता मित्रों की आवश्यक सहयोग पोलिंग डे के दिन लिया जा सकेगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हर मतदान केंद्र में न्यूनतम जो है 1500 की संख्या तय की गई, अधिकतम जो है 1500 की संख्या तय की गई है और जहां पर भी 1500 से अधिक मतदाता संख्या होगी वहां पर सहायक मतदान केंद्रों की व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह इस बार जो प्रयास रहेगा और कि जो हमारे ऑक्सिलरी पोलिंग बूथ है वो कम से कम संख्या में हम स्थापित करें। राज्य के जो 24,109 मतदान केंद्र है उसमें 50% मतदान केंद्रों में लाइव टेलीकास्टिंग या वेबकास्टिंग मतदान के दिन होगा। डाक मतपत्र की सुविधा इस बार जो है होम वोटिंग पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य में होने जा रहा है और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले वृद्धजन, 40% या उससे अधिक दिव्यांगता रखने वाले दिव्यांगजन और कोविड-19 संक्रमित मतदाता, इन सभी के लिए डाक मतपत्र की सुविधा होगी और डाक मतपत्र के माध्यम से घर पर ही वे अपना वोटिंग कर सकेंगे। उसके अलावा जो हमारे सेवा मतदाता है वो ETPBS और निर्वाचन ड्यूटी में तैनात मतदाता पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करेंगे और ऐसे निर्वाचन कर्मी जिनकी की ड्यूटी अपने ही विधानसभा क्षेत्र में लगी है, ऐसे लोगों को निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र या EDC जारी किया जाएगा। इस बार विशेष ये रहेगा कि जो निर्वाचन ड्यूटी में तैनात मतदाता है वो अपना पोस्टल बैलेट पहले मतदान दिवस के पूर्व तक पोस्ट ऑफिस से भेजते थे, तो घर जाने की सुविधा नहीं रहेगी। ट्रेनिंग सेंटर्स पर ही वोटर फैसिलिटेशन सेंटर सेटअप रहेगा, वहीं पर उनको जो है अपना वोटिंग करना अनिवार्य रहेगा। नाम निर्देशनों की व्यवस्था, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने हेतु जिला स्तर पर ही व्यवस्था रहेगी। नाम निर्देशन के लिए अभ्यर्थी नामांकन केंद्र के 100 मीटर के परिधि तक मात्र 3 वाहन ला सकेंगे और नाम निर्देशन के लिए अभ्यर्थी कुल 5 व्यक्तियों को ही नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। ऑनलाइन भी आप नाम निर्देशन पत्र भर सकते हैं। इसकी वैकल्पिक व्यवस्था सुविधा ऐप के माध्यम से दी गई है, परंतु ये अनिवार्य रहेगा कि रिटर्निंग अफसर के समक्ष में व्यक्तिशः जो है वो शपथ पत्र और नाम निर्देशन पत्र का जो फिज़िकल कॉपी है वो भी सबमिट करेंगे 4 सेट में और इसमें अपना नवीनतम फ़ोटो भी उनको देना रहेगा। प्रचार प्रसार के लिए राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए स्वीप का अभियान चलाया जा रहा है। आप सभी के माध्यम से भी मैं अपील करना चाहूँगी, एबर वोट देबर जाबो जी, चुने तिहार मनाबो जी। सभी मतदाताओं से हमारा अपील रहेगा
कि बढ़ चढ़कर इस बार मतदान देने अवश्य आए। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए जो हमारे स्टार प्रचारकों की सूची है वो अधिसूचना प्रकाशन के 7 दिवस के अंदर करना आवश्यक रहेगा और स्टार प्रचारकों की संख्या मान्यता प्राप्त दलों के लिए 40 और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए 20 होगी। आदर्श आचरण संहिता पर अब आते हैं। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जैसे कि मैंने बताया कि अब आदर्श आचरण संहिता जो है पूरे प्रदेश में लागू हो गई है और ये निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्त होते तक प्रभावशील रहेगी। आचरण संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक कारगर व्यवस्था केंद्रीय एजेंसी और राज्य की एजेंसियों के माध्यम से समन्वय बनाकर लागू की जाएगी। सबसे पहले संपत्ति विरूपण पर प्रभावी कार्रवाई, तो जो शासकीय संपत्ति का विरूपण है उसमें चुनाव की घोषणा के 24 घंटे के अंदर ही समस्त प्रकार के पोस्टर्स, कटआउट, होर्डिंग्स, बैनर्स और झंडे, दीवार लेखन जो शासकीय परिसर में लगाए गए हैं सरकारी कार्यालयों में वो हटाए जाएंगे। और जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थल, हवाई अड्डे, सड़क मार्ग, सरकारी बसें, बिजली टेलीफोन के खंभे, नगर पालिका एवं स्थानीय निकाय को भवन, ये सभी सम्मिलित हैं। इनमें से सभी अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापन, दीवार लेखन, पोस्टर्स, कटआउट, होर्डिंग्स, बैनर, झंडे आदि सभी चुनाव घोषणा के 48 घंटे के भीतर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। और जो निजी संपत्ति है उसमें इन सभी प्रकार के अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को स्थानीय विधि और अदालत के निर्देशों के अधीन रहते हुए 72 घंटों के भीतर जो है हटाने के निर्देश दिए गए हैं। शासकीय वाहनों के चुनाव प्रचार में उपयोग हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। सरकारी खर्चे पर विज्ञापन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति। चुनाव प्रचार हेतु उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक वाहन का वाहन परमिट जारी होगा और बिना परमिट के जो भी वाहन अगर चुनाव प्रचार में संलिप्त पाया जाएगा तो वो तत्काल जब्त होगा। हर वाहन को जो भी वाहन परमिट जारी होगा वो जिला कार्यालय या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से जारी होगा। उसको अपने वाहन पर विंडशील्ड पर चस्पा करना अनिवार्य रहेगा। प्रचार के लिए किसी भी प्रकार के सरकारी वाहन का उपयोग नहीं किया जाएगा। आम सभाओं के लिए सार्वजनिक स्थलों की पहचान पहले से जिला प्रशासन द्वारा की गई है और कोई सभा स्थल यदि शैक्षणिक संस्था है तो उसमें संस्था प्रभारी के अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लेना होगा। सभा का आयोजन रात के 10 बजे के पश्चात प्रतिबंधित रहेगा। आयोजित की जाने वाली प्रत्येक सभा के लिए अनुमति आवश्यक होगी और मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान कोई भी सभा आयोजित नहीं की जा सकती है। रैली की अनुमति के लिए मार्ग पूर्व से तय होगा और इसका उल्लेख आवेदन में किया जाएगा और रैली के प्रारंभ और अंत का समय एवं स्थान पूर्व से निश्चित रहेगा और रैली के मार्ग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और रैली की लंबाई अत्यधिक है तो कुछ अंतराल के बाद उसको तोड़ा जाना चाहिए। वाहनों का उपयोग करके जो रोड शोज़ होते हैं उसमें 10 से अधिक वाहनों की दशा में 10 वाहनों के बाद 100 मीटर का अंतराल होगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अधीन ही रहकर लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति दी जाएगी। लाउड स्पीकर की अनुमति रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। अस्थायी प्रचार कार्यालय, जो अस्थायी राजनीतिक प्रचार कार्यालय की अनुमति है वो किसी भी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल या उससे लगे हुए भवन या मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि में किसी धार्मिक भवन में नहीं संचालित किए जाएंगे। और ये सभी प्रकार के जो परमिशंस है वो सुविधा एप्लीकेशंस पर ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं
या आप फिज़िकली भी ज़िला निर्वाचन अधिकारी को दे सकते हैं और पहले आओ पहले पाओ इस सिद्धांत पर अनुमति प्राप्त होगी। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण। निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी की जो व्यय सीमा है वो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 40 लाख रुपए है और निर्वाचन अभ्यर्थी को पृथक से बैंक अकाउंट नामांकन दाखिल करने के कम से कम 1 दिन पूर्व खोलना होगा और नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को इस पृथक बैंक अकाउंट का उल्लेख करना होगा। नाम निर्देशन की तारीख से लेकर परिणाम की घोषणा तक दोनों तिथियों को सम्मिलित करते हुए समस्त व्यय उक्त बैंक अकाउंट के माध्यम से या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट के माध्यम से ये परीक्षण के लिए 3 बार कम से कम प्रस्तुत करेंगे। नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को अपने समस्त चल अचल संपत्ति के बारे में शपथ पत्र की जानकारी देनी होगी, अपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की और अपने क्रिमिनल एंटेसिडेंट्स की। अभ्यर्थियों से ये अपेक्षा है कि परिणाम घोषणा के 30 दिवस के भीतर अभ्यर्थी अपने समस्त व्यय लेखा का विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और ऐसा नहीं करते हैं तो 3 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे। जहाँ तक आपराधिक पूर्ववृत्ति का सवाल है तो आपराधिक पूर्ववृत्ति यदि किसी अभ्यर्थी का है तो वो निर्धारित प्रारूप में नाम वापसी के पश्चात मतदान दिवस के 2 दिन पूर्व तक 3 बार समाचार पत्रों में, टेलीविज़न में अपने आपराधिक मामलों के प्रकाशन और या प्रसारण करेगा। और यदि कोई पंजीकृत राजनीतिक दल ऐसे आपराधिक पूर्ववृत्ति वाले अभ्यर्थी को खड़ा करते हैं तो उनके लिए भी अनिवार्य होगा कि वो इस आपराधिक पूर्ववृत्ति का प्रकाशन और प्रसारण स्थानीय समाचार पत्रों में और एक राष्ट्रीय समाचार पत्रों में करे कम से कम 3 बार। नाम वापसी के अंतिम दिन से चौथे दिन में पहला प्रकाशन, नाम वापसी के अंतिम दिन के 5वें से 8वें दिन में दूसरा और नाम वापसी के अंतिम दिन के 90वें दिन से प्रचार प्रसार के अंतिम दिन तक तीसरा प्रकाशन। उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न करने पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आएगा। अब मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति। राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति गठित की गई है। राजनीतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करने का काम ये कमेटी करेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, रेडियो, निजी एफएम रेडियो, ई समाचार पत्र, बल्क एसएमएस, वॉइस मैसेज, सार्वजनिक स्थलों पर श्रव्य माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया, वेब पेजेस पर राजनीतिक विज्ञापनों के प्रसारण से पूर्व उपरोक्त कमेटी से क्रमशः सभी राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे। मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा भ्रामक समाचार एवं फेक या पेड न्यूज़ पर कारगर कार्रवाई होगी और इसके लिए जो है ज़िला स्तर पर 3 वाहन ला सकेंगे और नाम निर्देशन के लिए अभ्यर्थी कुल 5 व्यक्तियों को ही नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। ऑनलाइन भी आप नाम निर्देशन पत्र भर सकते हैं। इसकी वैकल्पिक व्यवस्था सुविधा ऐप के माध्यम से दी गई है, परंतु ये अनिवार्य रहेगा कि रिटर्निंग अफसर के समक्ष में व्यक्तिशः जो है वो शपथ पत्र और नाम निर्देशन पत्र का जो फिज़िकल कॉपी है वो भी सबमिट करेंगे 4 सेट में और इसमें अपना नवीनतम फ़ोटो भी उनको देना रहेगा। प्रचार प्रसार के लिए राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए स्वीप का अभियान चलाया जा रहा है। आप सभी के माध्यम से भी मैं अपील करना चाहूँगी, एबर वोट देबर जाबो जी, चुने तिहार मनाबो जी। सभी मतदाताओं से हमारा अपील रहेगा कि बढ़ चढ़कर इस बार मतदान देने अवश्य आएँ। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए जो हमारे स्टार प्रचारकों की सूची है वो अधिसूचना प्रकाशन के 7 दिवस के अंदर करना आवश्यक रहेगा और स्टार प्रचारकों की संख्या मान्यता प्राप्त दलों के लिए 40 और
गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए 20 होगी। आदर्श आचरण संहिता पर अब आते हैं। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जैसे कि मैंने बताया कि अब आदर्श आचरण संहिता जो है पूरे प्रदेश में लागू हो गई है और ये निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्त होते तक प्रभावशील रहेगी। आचरण संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक कारगर व्यवस्था केंद्रीय एजेंसी और राज्य की एजेंसियों के माध्यम से समन्वय बनाकर लागू की जाएगी। सबसे पहले संपत्ति विरूपण पर प्रभावी कार्रवाई, तो जो शासकीय संपत्ति का विरूपण है उसमें चुनाव की घोषणा के 24 घंटे के अंदर ही समस्त प्रकार के पोस्टर्स, कटआउट, होर्डिंग्स, बैनर्स और झंडे, दीवार लेखन जो शासकीय परिसर में लगाए गए हैं सरकारी कार्यालयों में वो हटाए जाएंगे। और जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थल, हवाई अड्डे, सड़क मार्ग, सरकारी बसें, बिजली टेलीफोन के खंभे, नगर पालिका एवं स्थानीय निकाय को भवन, ये सभी सम्मिलित हैं। इनमें से सभी अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापन, दीवार लेखन, पोस्टर्स, कटआउट, होर्डिंग्स, बैनर, झंडे आदि सभी चुनाव घोषणा के 48 घंटे के भीतर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। और जो निजी संपत्ति है उसमें इन सभी प्रकार के अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को स्थानीय विधि और अदालत के निर्देशों के अधीन रहते हुए 72 घंटों के भीतर जो है हटाने के निर्देश दिए गए हैं। शासकीय वाहनों के चुनाव प्रचार में उपयोग हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। सरकारी खर्चे पर विज्ञापन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति। चुनाव प्रचार हेतु उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक वाहन का वाहन परमिट जारी होगा और बिना परमिट के जो भी वाहन अगर चुनाव प्रचार में संलिप्त पाया जाएगा तो वो तत्काल जब्त होगा। हर वाहन को जो भी वाहन परमिट जारी होगा वो जिला कार्यालय या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से जारी होगा। उसको अपने वाहन पर विंडशील्ड पर चस्पा करना अनिवार्य रहेगा। प्रचार के लिए किसी भी प्रकार के सरकारी वाहन का उपयोग नहीं किया जाएगा। आम सभाओं के लिए सार्वजनिक स्थलों की पहचान पहले से जिला प्रशासन द्वारा की गई है और कोई सभा स्थल यदि शैक्षणिक संस्था है तो उसमें संस्था प्रभारी के अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लेना होगा। सभा का आयोजन रात के 10 बजे के पश्चात प्रतिबंधित रहेगा। आयोजित की जाने वाली प्रत्येक सभा के लिए अनुमति आवश्यक होगी और मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान कोई भी सभा आयोजित नहीं की जा सकती है। रैली की अनुमति के लिए मार्ग पूर्व से तय होगा और इसका उल्लेख आवेदन में किया जाएगा और रैली के प्रारंभ और अंत का समय एवं स्थान पूर्व से निश्चित रहेगा और रैली के मार्ग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और रैली की लंबाई अत्यधिक है तो कुछ अंतराल के बाद उसको तोड़ा जाना चाहिए। वाहनों का उपयोग करके जो रोड शोज़ होते हैं उसमें 10 से अधिक वाहनों की दशा में 10 वाहनों के बाद 100 मीटर का अंतराल होगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अधीन ही रहकर लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति दी जाएगी। लाउड स्पीकर की अनुमति रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। अस्थायी प्रचार कार्यालय, जो अस्थायी राजनीतिक प्रचार कार्यालय की अनुमति है वो किसी भी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल या उससे लगे हुए भवन या मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि में किसी धार्मिक भवन में नहीं संचालित किए जाएंगे। और ये सभी प्रकार के जो परमिशंस है वो सुविधा एप्लीकेशंस पर ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं या आप फिज़िकली भी ज़िला निर्वाचन अधिकारी को दे सकते हैं और पहले आओ पहले पाओ इस सिद्धांत पर अनुमति प्राप्त होगी। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण। निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी की जो व्यय सीमा है वो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 40 लाख रुपए है और निर्वाचन अभ्यर्थी को
पृथक से बैंक अकाउंट नामांकन दाखिल करने के कम से कम एक दिन पूर्व खोलना होगा और नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को इस पृथक बैंक अकाउंट का उल्लेख करना होगा। नाम निर्देशन की तारीख से लेकर परिणाम की घोषणा तक दोनों तिथियों को सम्मिलित करते हुए समस्त व्यय उक्त बैंक अकाउंट के माध्यम से या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट के माध्यम से ये परीक्षण के लिए 3 बार कम से कम प्रस्तुत करेंगे। नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को अपने समस्त चल अचल संपत्ति के बारे में शपथ पत्र की जानकारी देनी होगी, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की और अपने क्रिमिनल एंटेसिडेंट्स की। अभ्यर्थियों से ये अपेक्षा है कि परिणाम घोषणा के 30 दिवस के भीतर अभ्यर्थी अपने समस्त व्यय लेखा का विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और ऐसा नहीं करते हैं तो 3 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे। जहाँ तक आपराधिक पूर्ववृत्ति का सवाल है तो आपराधिक पूर्ववृत्ति यदि किसी अभ्यर्थी का है तो वो निर्धारित प्रारूप में नाम वापसी के पश्चात मतदान दिवस के 2 दिन पूर्व तक 3 बार समाचार पत्रों में, टेलीविज़न में अपने आपराधिक मामलों के प्रकाशन और या प्रसारण करेगा। और यदि कोई पंजीकृत राजनीतिक दल ऐसे आपराधिक पूर्ववृत्ति वाले अभ्यर्थी को खड़ा करते हैं तो उनके लिए भी अनिवार्य होगा कि वो इस आपराधिक पूर्ववृत्ति का प्रकाशन और प्रसारण स्थानीय समाचार पत्रों में और एक राष्ट्रीय समाचार पत्रों में करे कम से कम 3 बार। नाम वापसी के अंतिम दिन से चौथे दिन में पहला प्रकाशन, नाम वापसी के अंतिम दिन के 5वें से 8वें दिन में दूसरा और नाम वापसी के अंतिम दिन के 90वें दिन से प्रचार प्रसार के अंतिम दिन तक तीसरा प्रकाशन। उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न करने पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आएगा। अब मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति, राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति गठित की गई है। राजनीतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करने का काम ये कमेटी करेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, रेडियो, निजी एफएम रेडियो, ई समाचार पत्र, बल्क एसएमएस, वॉइस मैसेज, सार्वजनिक स्थलों पर श्रव्य माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया, वेब पेजेस पर राजनीतिक विज्ञापनों के प्रसारण से पूर्व उपरोक्त कमेटी से क्रमशः सभी राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे। मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा भ्रामक समाचार एवं फेक या पेड न्यूज़ पर कारगर कार्रवाई होगी और इसके लिए जो है ज़िला स्तर पर ये एमसीएमसी कमेटी काम करेगी और राज्य स्तर पर जॉइंट सीईओ की अध्यक्षता में भी एक एमसीएमसी कमेटी काम करेगी। निर्वाचन संबंधी किसी भी विज्ञापन, पोस्टर, पर्चे या किसी अन्य अभिलेख पर उसके प्रकाशक और प्रिंटर का नाम, पता और मुद्रण की संख्या छपी होना अनिवार्य रहेगा। आने वाले जो मतदान है वो ईवीएम और वीवीपैट के माध्यम से होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स सभी ईसीआईएल के द्वारा विभिन्न चरणों के परीक्षण उपरांत उच्च सुरक्षा मानकों के अधीन तैयार किए गए हैं और राज्य में कुल 1,32,108 ईवीएम वीवीपैट मशीनों के माध्यम से चुनाव संपादित होंगे। इन सभी ईवीएम वीवीपैट्स का प्रथम स्तरीय जांच या फर्स्ट लेवल चेकिंग हो चुकी है और इसके बाद जो है इनकी कमीशनिंग होगी और फर्स्ट और सेकंड रैंडमाइजेशन उससे पूर्व होगा। मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करूंगी कि ये अपेक्षित है कि ये कमीशनिंग की प्रक्रिया में भाग ले और इस के प्रचालन प्रणाली से अवगत होए और साथ ही ईवीएम की निष्पक्ष कार्य प्रणाली के प्रति भी वह संतुष्ट हो सके। आईटी एप्लीकेशंस सभी नागरिकों के लिए हम अवगत कराना चाहेंगे कि चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सी विजिल ऐप ये अब एक्टिवेट हो चुका है और सी विजिल ऐप के माध्यम से समस्त प्रकार के आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से इस ऐप में
उल्लंघन के ऐसे समस्त मामलों की शिकायत के लाइव फोटोग्राफ्स अथवा फोटोग्राफ्स, लाइव वीडियोस, ऑडियो क्लिप्स, और यदि कोई नागरिक राज्य में आचार संहिता के उल्लंघन की कोई घटना को देखता है तो घटनास्थल की ये जो ऑडियो क्लिप्स है वो या तो गोपनीय तरीके से या अपना यूज़र आईडी बना करके दोनों तरीके से इसको अपलोड कर सकता है, और शिकायत अपलोड होने के 100 मिनट के भीतर जो है हम प्रतिबद्ध है कि इस पर कार्रवाई करेंगे। इसके बाद एक आईटी एप्लीकेशन है सुविधा के माध्यम से सभी अभ्यर्थी अपना नामांकन फॉर्म एवं एफिडेविट ऑनलाइन भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अभ्यर्थी को एक स्लॉट का चयन कर निर्धारित तिथि एवं समय में भौतिक सत्यापन एवं नियत शुल्क के भुगतान हेतु रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ेगा, और इस एप्लीकेशन का उपयोग रैली, सभा और व्हीकल परमिशंस के लिए किया जा सकता है। वोटर हेल्पलाइन ऐप सभी मतदाताओं के लिए काफ़ी उपयोगी है, और इस ऐप के माध्यम से मतदान केंद्र, बीएलओ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वोटर सर्विस पोर्टल है, इस ऐप के माध्यम से भी मतदाता हमसे जुड़ सकते हैं। वोटर टर्नआउट ऐप है, मतगणना के दिन जो है मतदान की जानकारी और उसका प्रतिशत और टर्नआउट के बारे में पता चलता है। इसके अलावा सक्षम ऐप है, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा ऐप है, नो योर कैंडिडेट ऐप। आपके जितने निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस बार चुनाव में नया ऐसा होगा कि लगभग 1600 से अधिक हमारे स्टैटिक फ्लाइंग स्क्वाड्स है और हमारे स्टैटिक टीम्स है। लगभग 121 इंटरस्टेट बॉर्डर चेक पोस्ट है और 416 पूरे राज्य में चेक पोस्ट है, विभिन्न विभागों के, पुलिस के, फॉरेस्ट के और एक्साइज के। इन चेक पोस्ट के माध्यम से जितना भी सीज़र होता है, जितने भी कैश और फ्रीबीज़ हम जब्त करेंगे, तो वो ESMS सॉफ्टवेयर है, इलेक्शन सीज़र मैनेजमेंट सिस्टम, इसके माध्यम से होगा। इसके लिए पुलिस विभाग, आयकर विभाग और GST विभाग के अधिकारियों को पर्याप्त ट्रेनिंग दिया जा चुका है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी में भी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। वैसे ही राज्य के सभी 33 जिला निर्वाचन कार्यालयों में भी 24/7 कंट्रोल रूम और मीडिया सेंटर स्थापित किया गया है। तो आने वाले चुनाव में के संदर्भ में और जो आयोग के नियम निर्देश है उसके संदर्भ में मैंने बताया। यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो प्रश्न पूछ सकते हैं। मैडम, ये जरूर जानना चाहेंगे कि जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ है उसके लिए सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम किए गए, और ऐसे कितने बूथ है जहां पर पोलिंग पार्टी को हेलीकॉप्टर से या हवाई मार्ग से पहुंचाने की जरूरत पड़ेगी? हाँ, सबसे पहले तो जो हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस है, पिछले चुनाव में वो लगभग 4000 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस है, और इस बार जो है वो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस की संख्या अवश्य कम हुई है पिछले बार से, परंतु जो वहाँ के कानून से व्यवस्था या सुरक्षा की स्थिति है वो आने वाले समय में देखने की बात है। और वहाँ पर एक तो सबसे पहले तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती होगी ही होगी, उसके साथ साथ लाइव वेबकास्टिंग की भी सुविधा इस बार पहले बार रहेगी। यानी हमारे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ के भी जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ से भी लाइव वेबकास्टिंग की सुविधा पूरे पोल प्रोसेस की बनी रहेगी। उसके साथ साथ नॉन CAPF मेजर्स जैसे कि वीडियोग्राफी, अगर लाइव वेबकास्टिंग किसी वजह से नहीं हो सकती है तो माइक्रो ऑब्जर्वर्स की भी नियुक्ति इन पोलिंग स्टेशंस में की गई है। और जैसे कि मैंने बताया कि केंद्रीय सुरक्षा बल भी यहाँ पर तैनात रहेगा। तो ये सभी व्यवस्था क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस के लिए है। आपका दूसरा क्वेश्चन था हवाई एयर ड्रॉपिंग। बहुत हर्ष का विषय। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि 2018 के जो चुनाव हुए थे उसमें लगभग 160 मतदान दलों को और 900 कर्मियों को जो है
वो हमें, जिसमें सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे, हेलीकॉप्टर से एयर ड्रॉपिंग करना पड़ा था। अब ये आंकड़ा बहुत कम हो गया है, ये आंकड़ा काफ़ी कम हो गया है और हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छी व्यवस्था जो है अप्रोच की, रोड अप्रोच की बनी है और सुरक्षा व्यवस्था में भी सुधार हुआ है। तो इस बार ये संख्या बहुत कम रहेगी और इसके लिए भी प्लान किया गया है। शून्य तो नहीं है डेफिनेटली, लेकिन ये संख्या कुछ 100 में ही रहेगी। मैं ये इस बात को लेकर जिज्ञासा है कि जैसे आपने भी बताया, दिल्ली में भी ब्रीफ हुआ कि संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों की मतलब संख्या घटी, नक्सल मामला भी रेगुलर हुआ है, लेकिन पहले चरण की जो सीट है मैडम, उसमें राजनांदगांव और बस्तर हुआ करते थे, इसमें पहली बार कवर्धा भी शामिल हुआ है। इसकी कोई पंडरिया और कवर्धा, तो इसकी कोई खास वजह? इस संख्या तो ज़रूर घटी है पर फैलाव बढ़ा है। संख्या घटी है क्रिटिकलिटी की, पर जो एरिया है वो जिस हिसाब से भी सिक्योरिटी असेसमेंट हुआ है उसको देखते हुए मैं ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा उस एंगल को देखते हुए सीटों की संख्या बढ़ी है पर क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस की संख्या कम हुई है। यहाँ लोकल बॉडी जब इलेक्शन हुए थे, थोड़ा सा आवाज़ बहुत ज़्यादा है। शांति बनाए रखिए ना। मैम पिछली बार जब यहाँ लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे तब जो मतदान कर्मी है वो 55 एज के जो अबव हैं उनकी ड्यूटी नहीं लगाई गई थी, तो क्या इसमें ऐसा कुछ होगा क्या? इसमें तो अभी वर्तमान में तो हमने 61 प्लस के बाद जो है मतलब 61.6 मंथ्स का कट ऑफ तो रखा है, ठीक है। एंड वी विल सी अगर नहीं मिल रहे हैं मतदान कर्मी तो अपन इसको और घटाएंगे 58 और धीरे धीरे करेंगे। एक चीज़ लास्ट टाइम भी देखने को मिली थी, काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं कि इलेक्शन ड्यूटी से बचने के लिए विड्रॉवल की एप्लीकेशंस आते हैं जी, गाइडलाइंस रहेगी कुछ भी नहीं, उसमें बिल्कुल कोई भी किसी भी प्रकार की छूट हम नहीं देंगे। अभी भी हमने जो छूट दी है वो 61 ईयर्स एंड 6 मंथ्स है, जिसके 6 माह बचे सेवानिवृत्ति के, उसको केवल वर्तमान स्थिति में छूट है, ठीक। ये 80 प्लस और दिव्यांगों के लिए जो घर जाएंगे मतदान कर्मी, उसका प्रोसेस किस तरह से होगा, कैसे? इसका प्रोसेस ऐसा होगा कि एक तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ अभी तक जो बाई इलेक्शन हुए हैं नवंबर 2020 के बाद से, उनमें सब में हमने ये प्रक्रिया की है। एक फॉर्म 12 घ होता है जो कि चुनाव घोषणा के 5 दिन के अंदर इसको हमें भरना होता है। यानी हम अनुमति लेते हैं कि क्या आप मतदान केंद्र में आकर के अपना वोट डालेंगे या आप जो है घर पर चाहेंगे वोट लेना। तो फर्स्ट फेज़ के लिए ये लास्ट डेट 18 अक्टूबर रहेगी, सेकेंड फेज़ के लिए ये लास्ट डेट 21 अक्टूबर रहेगी। मतलब हमारी अधिसूचना जारी करने के 5 दिवस के अंदर अनुमति हमें लेनी है, ठीक है। उससे एक विकल्प लेना है। जैसे ही हम विकल्प ले लेते हैं उसके बाद में जो पोलिंग पार्टीज़ है वो पोलिंग एजेंट्स और वीडियोग्राफर और माइक्रो ऑब्जर्वर, ये सभी के उपस्थिति में घर घर जा कर के जो है वो 2 अटेम्प्ट लिए जाएंगे कि आप उपस्थित मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और उसके बाद में जो है आपका वोटिंग घर पर ही कई ऐसे हमारे जनरली वो रहता है कि बेड रिडन भी है और बेड से भी नहीं उठ पाते हैं, तो वही उसी स्थिति में जो है उनसे वोट कास्ट किया जाएगा। मैम निर्वाचन खर्चों पे जो निगरानी है उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? जैसे कि अभी मैंने बताया कि राज्य में जो है तकरीबन 1600 फ्लाइंग स्क्वाड्स और